जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे, शानदार होंगे और अपने सीटेट परीक्षा की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यह छोटी सी वीडियो आप जरूर देखिएगा साथियों। उम्मीद है आपको हमारे पढ़ाने का अंदाज जरूर पसंद आएगा। और साथियों, पिछली वीडियो पर आप सभी का काफ़ी अच्छा प्यार आ रहा है। ठीक है, एक छोटी सी मैराथन हमने ली थी सीडीपी की। ठीक है, तो ये भी छोटी सी वीडियो है। तो इसमें साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार रिपीट होते हैं सीटेट परीक्षा में, तो इन प्रश्नों को जो है फोकस किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सीटेट परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए साथियों, पहला प्रश्न देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। साथियों ध्यान से देखिएगा, पहला हमारा जो प्रश्न है, अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया। तो साथियों, अधिगम का यानी कि सीखने का जो पुनरावृत्ति का सिद्धांत है, पुनरावृत्ति मतलब होता है दोहराव, यानी कि बार बार। ठीक है, तो इसका सिद्धांत साथियों किसने दिया। तो आपका सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा पैट्रिक पावलोव ने। किसने, पैट्रिक पावलोव ने दिया। तो तीसरा ऑप्शन यानी कि सी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। बिग व हेट यानी कि ये मनोवैज्ञानिक हैं, तो इनके अनुसार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से, बिग व हेट किस अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है साथियों, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है, तो ये साथियों अवस्था पूछ रहे हैं जो कि सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द क्या है, परिवर्तन। किस अवस्था में ज्यादा परिवर्तन होता है, जो कि सामाजिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो साथियों सर्वाधिक उपयुक्त होगा वो किशोरा अवस्था होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों में साथियों सर्वाधिक रूप से शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तीनों रूपों में जो है सर्वाधिक परिवर्तन होता है। किस अवस्था में, किशोरावस्था में। इसे साथियों आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि इसमें साथियों जो है सर्वाधिक परिवर्तन होते हैं बच्चों में। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किशोरावस्था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। वह निम्न में से किस ओर संकेत करता है। ठीक है, तो यह किस ओर संकेत करता है साथियों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सीखने के लिए आकलन, क्योंकि बच्चों को बाहर ले गई और वहां पर एक एक चीजों को देखने के बाद वापस लेकर जब आई तो वह पुनः चर्चा करती है, यानी कि सीखने के लिए आकलन कर रही है कि बच्चे जो है वहां पर जाने पर क्या क्या सीख पाए, क्या समझ पाए। ठीक है, यानी कि सीखने के लिए आकलन। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आपको ध्यान से समझना है। अगला क्वेश्चन साथियों ध्यान से देखिएगा। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव सिद्धांत का विकास नहीं है। यानी कि नीचे दिए गए चारों में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो पहला आपका निरंतरता। निरंतरता साथियों मानव विकास का सिद्धांत है, क्योंकि व्यक्ति यानी कि मानव हमेशा कुछ ना कुछ निरंतर जो है कुछ ना कुछ करता रहता है और उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं। अनुक्रमिता यानी कि क्रम से, क्रम वाइज कुछ ना कुछ वो करता रहता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, पहले व्यक्ति सामान्य कार्य करता है, फिर विशेषताओं वाला कार्य यानी कि कोई जटिल कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रतिवर्ती है, प्रतिवर्ती मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए उल्टा, तो ये जो है आपका मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बाकी निरंतरता, अनुक्रमिता, सामान्य से विशिष्ट, ये सभी जो है मानव विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों ध्यान से देखिए। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन निम्न में से कौन सा काल है। यानी कि प्रारंभिक बचपन कैसा काल है, इसको बताना है आपको। यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है अमहत्वपूर्ण। क्या साथियों बालक का कोई भी काल, कोई भी समय अमहत्वपूर्ण होगा, जिसका कोई भी विशेषता ना हो। सभी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सभी की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, चाहे वह साथियों शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, कोई भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका अति संवेदनशील, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। निरपेक्ष नहीं होगा ना। तो आपका जो है चौथा ऑप्शन देखते हैं, कम महत्वपूर्ण, ये भी आपका गलत है। तो अति संवेदनशील होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चा जो है साथियों प्रारंभ में अति संवेदनशील होता है। ठीक है, उसको आप देखेंगे कि थोड़ा सा भी कहीं पर लगने पर, टच करने पर वह रोने लगता है और चीज़ों को समझने का प्रयास करता है, चीज़ों को पहचानने का प्रयास करता है। तो अति संवेदनशील होता है प्रारंभिक काल उसका। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है। तो साथियों 1 से 5 तक निचली कक्षाओं की बात है, यानी कि इस कक्षाओं में जो है बच्चों का जो खेल पद्धति होता है वो किस पर आधारित होता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्योंकि साथियों बच्चा इस समय 1 से 5 वाले समय में जो है वो काफ़ी अच्छा विकास करता है, काफ़ी अच्छा वृद्धि करता है। तो यहाँ पर साथियों जो ये खेल होता है उस समय बच्चों को जो है खेलने के लिए सिखाया जाता है,
ठीक है, खेल खेल के माध्यम से, तो वो सभी साथियों विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर होंगे। ठीक है, ये जो है आपके बाकी ऑप्शन शिक्षण पद्धतियों पर, सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर होते हैं, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए साथियों, शब्द शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? तो शिक्षा शास्त्र शब्द का अर्थ बताना है। तो देखिए चारों ऑप्शंस कितने मिलते जुलते हैं, इसीलिए साथियों लोग जो है यहाँ पर सीटेट में कम पास होते हैं। ठीक है, क्योंकि लाखों में फॉर्म पड़ते हैं, लेकिन एक ही 2% 3% बच्चे ही सीटेट पास हो पाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे हमको उत्तर लगाना है। देखिए बच्चा मार्गदर्शन करने के लिए नहीं, बच्चों का मार्गदर्शन नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा नेतृत्व करने के लिए, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो बच्चों को हमको कैसे नेतृत्व करना है उसको आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो है बच्चों को नेतृत्व करने के लिए शिक्षा शास्त्र जरूरी है, इसीलिए शिक्षा शास्त्र का अर्थ ही होता है बच्चों को नेतृत्व करने के लिए। ठीक है, बच्चों को शिक्षित करने के लिए नहीं, बच्चों को समझने के लिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। चलिए देखते हैं, बालक का विकास परिणाम कैसा है? बालक का विकास परिणाम कैसा है साथियों, किस पर आधारित होता है? ठीक है, किस पर जो है निर्भर रहता है? तो यहाँ पर केवल जो है वंशानुक्रम पर नहीं होगा, वातावरण पर नहीं होगा, ये दोनों जहाँ पर होंगे वहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सीटेट में कोई भी क्वेश्चन आता है अगर इस टाइप का आता है तो वहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल हमेशा ही सही होगा, क्योंकि बच्चे जो है वो वातावरण से क्रिया करते हैं, जैसा वो माहौल पाते हैं वैसा उसमें ढलते हैं, और जो है वंशानुक्रम भी उसमें विशेष महत्व रखता है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा शास्त्र का अध्ययन क्या है? तो शिक्षा शास्त्र का अध्ययन क्या है साथियों? तो यहाँ पर शिक्षण विधियाँ। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि शिक्षा शास्त्र शब्द का अर्थ क्या होता है, बच्चों का नेतृत्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो शिक्षा शास्त्र का अध्ययन क्या है, इसमें शिक्षण विधियाँ पढ़ाई जाती हैं कि हमें किस परिस्थिति में बच्चों पर कौन सी शिक्षण पद्धति जो है अपनानी है, कौन सी शिक्षण पद्धति लागू करनी है। ठीक है, कौन सी शिक्षण विधि ही अपनानी है जिससे बच्चे अच्छा कर पाएँ, बेहतर कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि अध्ययन क्या है, शिक्षा शास्त्र का अध्ययन क्या है साथियों, शिक्षण विधियाँ। ठीक है, तो शिक्षण विधियाँ यहाँ पर हो जाएगा आपका शिक्षा शास्त्र से संबंधित। अगला हमारा क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ठीक है, तो यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, और इसके बाद है आपका निरंतरता का सिद्धांत। तो यहाँ पर निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत? क्यों होगा? क्योंकि साथियों जो विकास होता है ये कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि साथियों व्यक्ति जब से पैदा होता है, यानी कि जब से वह गर्भावस्था में ही आ जाता है, तब से उसमें कुछ ना कुछ विकास हमेशा ही होता रहता है। ठीक है, एक समय ऐसा आता है जब उसकी वृद्धि रुक जाती है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हमेशा विकास होता रहता है। विकास मतलब वह नई नई चीज़ें सीखता रहता है, नए नए विचार उत्पन्न करता है अपने मन में, और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाते रहता है जब तक कि उसका जीवन अंत नहीं हो जाता। तो यहाँ पर निरंतरता का सिद्धांत यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है? तो बच्चों के शारीरिक विकास को कौन दर्शाएगा? जैसे बच्चों का शारीरिक विकास की बात होगा तो वहाँ पर हम बच्चों के शारीरिक विकास को साथियों माप सकते हैं मात्रा में, जैसे उसके लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, ये सभी को माप सकते हैं, वजन को। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा साथियों, मात्रात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो जो है बच्चों के शारीरिक विकास को क्या दर्शाता है, मात्रात्मक है। ये साथियों जो बच्चों का शारीरिक विकास होता है वो कैसा होता है, मात्रात्मक होता है, कि हम उसको नाप सकते हैं। ठीक है, तो ये साथियों आपके रहे आपके 11 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। तो ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट से जाकर जरूर अन्य वीडियो देखें। ठीक है, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।